आप अपने कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे और वहां पर जो है आप अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे तो वहां पे लाइव सेक्शन लिखा रहेगा या लाइव क्लासेस लिखा रहेगा। तो लाइव क्लासेस में आपका सारे क्लासेस अपलोड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो 1 या 2 दिन के बाद में या कई बार उसी दिन जो है आप कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो कंटेंट में जो है रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 1 दिन के बाद में आता है। अगर आपको तुरंत देखना है, लाइव क्लास जैसे ही हुआ 1 घंटे के बाद में देखना है, तो लाइव सेक्शन में ही मिलेगा आपको डायरेक्टली। चलो स्टार्ट करते हैं हम। जो हम स्कीम्स पढ़ रहे थे, तो स्कीम्स वाले सेक्शन का जो है फोल्डर में होता, फोल्डर में भी होता है दोस्त, लेकिन फोल्डर में जो है 1-2 दिन कई बार लग जाता है, कई बार उसी दिन हो जाता है, कई बार 1-2 दिन लग जाता है फोल्डर में उसको ट्रांसफर करने में, ठीक है। क्योंकि वो पहले लाइव क्लास में अपडेट होता है, देन उसके बाद में वो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होने के बाद में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कई बार 1 दिन लग जाता है, कई बार 2 दिन हो जाता है, या कई बार उसी दिन हो जाता है। तो फोल्डर में आपको अगर तुरंत देखना है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको देखना ही है तो लाइव सेक्शन में जाके सीधा सीधा देख सकते हो 1 घंटे के बाद में, जब भी रिकॉर्डेड होता है तो। चलो इंपॉर्टेंट स्कीम्स में हमारा ये सेकंड क्लास है, और इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो सीधे सीधे वन लाइनर के ही तौर पे हम देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ना है। सिंपल सिंपल चीजें क्या पूछता है एग्जाम में वो मैं बताते चलूंगा आप लोग को। पहला है आज का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बेसिकली 15 जुलाई 2015 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। सर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के फेमस स्कीम कोई बताइए। हाँ यार, एक क्लास और हम करेंगे जिसमें मैं अभी अभी जो 2020 से 23 के बीच में जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्कीम्स में, उसको मैं कल के क्लास में करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट में जो बहुत फेमस योजनाएं हैं, मे भी वहां से क्वेश्चन आए तो उसको भी मैं करवा दूंगा। तो मैं एक क्लास और इसका लूंगा सोचा हूँ। तो उसमें जो है जितने भी 2020-21 से 22-23 में जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल को हो चाहे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के हो, तो उसको भी मैं कल करवा दूंगा आप लोग को, है ना। तो आज के क्लास में हमारे जो पुराने योजनाएं हैं 2020 तक के, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये सारी योजना पूछता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट की चीजें ही पूछेगा। हाँ, करंट के चीजों के भी आने के चांसेस हैं, लेकिन पुराने योजनाओं के रिलेटेड भी पूछ देता है, क्योंकि ये सभी योजनाएं आज भी चल रहा है। तो आज भी चल रहा है मतलब ये करंट सेक्शन में ही आएगा, इसीलिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कब हुआ, क्या इसका टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीजें पूछ देता है। तो आपको बस थोड़ा सा समझना है कि कब स्टार्ट हुआ था और क्या इसका काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कौशल स्किल, तो स्किल जो है हमारा यहीं से ही नाम से क्लियर है, किसी स्किल को लेकर के है या कौशल से लेकर के है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द यूथ स्किल्ड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो गरीब युवा हैं, जो खास करके जो है गरीब तबके से आते हैं, उन युवाओं को कुशल बना करके उनको रोजगार के अवसर देना। ठीक है, क्या काम है इनका? इनको कौशल को विकसित करना, इनके स्किल को विकसित करना, साथ ही साथ विकसित जब हो जाएगा तो उनके पास एक रोजगार का अवसर पैदा होगा। तो रोजगार का अवसर को इंक्रीज करना इसका मेन टारगेट है। बेनिफिशियरीज कौन होंगे? जो जनरली 18 से 35 साल के जो युवा वर्ग हैं, यूथ हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया गया है। तो उनको जो है अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में जो है ट्रेंड करके उनके स्किल को विकसित करके उनको जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाना। स्पेशल फैक्ट की बात करें, अंडर दिस द गवर्नमेंट प्रमोट्स द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स। जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रहा है जितने भी औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर है, या जिसको हम औद्योगिक तकनीकी केंद्र बोलते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण केंद्र है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन प्रशिक्षण केंद्रों को जो है
बेहतर तरीके से जो है प्रमोट करना, ताकि इनके माध्यम से युवाओं को कौशल को उनके विकसित किया जा सके, उनके स्किल को जो है एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल इंडिया। हालांकि डिजिटल इंडिया कोई योजना नहीं है, बेसिकली डिजिटल इंडिया एक कैंपेन है, एक तरह का जो है अभियान है ये। सर पीडीएफ हिंदी में दो। कितने लोग हैं यार यहाँ जिसको हिंदी में पीडीएफ चाहिए? थोड़ा हाजिरी लगाओ, समझ में आया मुझे। एक दो लोग बोलोगे तो मैं कहाँ से हिंदी में लाऊंगा यार। बेसिकली जो भी यहाँ पे है वो सब इंग्लिश में है। मैं हिंदी में आप लोग को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सारे शब्दों को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, सब चीज एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, मैं खुद बात हिंदी में कर रहा हूँ। उसके बावजूद आप लोग को सिर्फ प्योर हिंदी में चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हिंदी ऐसा लैंग्वेज है और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें हमारे समझ में ही नहीं आएंगी। इसीलिए जो इंग्लिश में है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के लिए बेहतर समझ में आए। लेकिन फिर भी किसी को हिंदी में ही चाहिए बोलोगे, आप मुझे एक मैसेज डाल देना, मेरे पास जो भी हिंदी में है वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो क्लास में है सेम टू सेम वही चीज हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके नहीं दे पाऊंगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हिंदी में मिलेगा ही नहीं, हिंदी में जरूर मिलेगा, लेकिन जो मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है वही दूंगा। हालांकि इसी चीज को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैंने इंग्लिश में उतना ही रखा है जितने आपको जरूरत है। हिंदी में वो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होता सर, तो किससे कुछ होता है भाई बता दो आप। क्या चाहते हो यार, क्या करूं मैं, हिंदी में एक्सप्लेन करूं? ठीक है, हम लोग कल हिंदी में यहां से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप बोलोगे कि हिंदी में भी यहाँ पे लिखा रहे, इंग्लिश में भी लिखा रहे, तो आप सोचो कि स्क्रीन में क्या क्या चीजें आएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको हिंदी में चाहिए, मैं वो चीजें जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सीधा सीधा पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। जो भी चीजें यहाँ पे है वो सारा चीज उसमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी वाली बात नहीं है, या इससे कम मिलेगा, ऐसा भी इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। तो जो भी हिंदी में चाहते चाहते हो मुझे आप बस मैसेज कर देना, मैं आपको हिंदी का सारा पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा, है ना। अब बोलोगे यार मैथ्स का भी हिंदी में दो, रीजनिंग का भी हिंदी में दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए मैं पहले से ही हैंड्स डाउन कर दे रहा हूँ। मुझे हिंदी में मैथ्स का मैंने जितना भी पढ़ाया मुझे याद है, सारा वीडियो में जो भी क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इवन कई क्लासेस में सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए, इंग्लिश में नहीं लिखा है। उसको आप बोलोगे मुझे हिंदी में दो, तो ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। रही बात आपके जो चीजें मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बच गया ये स्कीम वाला, स्कीम का जो भी चीज आपको हिंदी में चाहिए मैं हिंदी में दे दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज कहाँ करें, मेरे नंबर पे करोगे दोस्त, और कहाँ करोगे मैसेज? चलो आगे बढ़ें, और कोई दिक्कत किसी को? साइंस का यार देखो, जो मैंने पढ़ाया है साइंस में वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में है नहीं। साइंस का ऐसा नहीं है, मेंशन ही नहीं है कि साइंस आएगा, या जनरल साइंस। बेसिकली मैंने जो पढ़ाया है वो जनरल साइंस है। हाँ ये जरूर है कि जीके के जो आपके वो वाला स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसमें साइंस भी आता है। तो मैंने एक तरह का बोनस के तौर पे आप लोग को वहां पे अपलोड कर दिया है साइंस का जो भी वीडियोस है, और साइंस का जो भी आपका पीडीएफ है वो है ना। तो अब साइंस का अलग से आप हिंदी में मांगोगे तो मैं दे सकता हूं, लेकिन वो सोर्सेस अलग होंगे। मैंने जो पढ़ाया है उसमें मैंने उतना ही चीज को रखा है जितना उस एग्जाम के लिए जरूरी था। तो आप एक काम कर सकते हो कि साइंस के लिए अगर आपको हिंदी में चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर देना। मेरे पास कुछ पीडीएफ होंगे साइंस के, लेकिन वो मैं नहीं बनाया हूँ, वो पुराने कोई वीडियोस मतलब कुछ पीडीएफ कहीं से रखा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं आपको दे दूंगा। मैं जो पढ़ाया हूँ उसका पीडीएफ आपको सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो जबरदस्ती का उसमें पूरा सारा चीज को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत देखना है तो उसके लिए मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो चाहो तो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ साइंस वाले सेक्शन को उतना ज्यादा वो मत लो, क्योंकि आपका साइंस वाला सेक्शन आपके पूरा टेक्निकल में कवर हो जा रहा है, तो वहां से उसको पूछना है साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा। जीके के तौर पे साइंस में पूछने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए उसको उतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसमें जितना चाहिए मैं दे दूंगा आपको, है ना।
देखो यार, अब मैंने जो भी आप लोग को डाउट था मैंने बता दिया। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी में नहीं मिलेगा करके, मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी में मिलेगा, आप मुझे दे देना, मैसेज कर देना, मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। अब चलो यार क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज इसी डिस्कशन में चला जाएगा टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया एक्चुअली जो है एक कैंपेन है, एक अभियान है। और देखो इसके बाद मुझे ग्रुप में ये सब हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं चाहिए, खास करके नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में। टेक्निकल का मुझे पता नहीं, लेकिन नॉन टेक के लिए ग्रुप में मुझे ये सब हिंदी इंग्लिश नहीं चाहिए। जिसको हिंदी में चाहिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। हो सकता है तुरंत ना दे पाऊं, 1-2 दिन टाइम लग जाए, लेकिन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को जो है ये स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इसमें देखो, डिजिटल इंडिया मैंने पहले ही कहा कि ये कोई योजना नहीं है, बेसिकली एक कैंपेन है। तो इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना, ये एक अभियान है, एक कैंपेन है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी में या इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में जो है इसको बदलने का बेसिकली एक टारगेट है। ये एक तरह का इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में चेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में उसको अपग्रेड करना जो है इस अभियान का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसके अलावा टू डिलीवर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो जितने भी गवर्नमेंट का, सरकारी विभाग का जो भी एक तरह से बोलना चाहिए कि उनका योजनाएं हैं, उनको डिजिटल रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सेवाओं को प्रदान करना, सारे लोगों को, सारे पब्लिक को जो है डिलीवर करना। ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, जितने भी सरकारी सर्विसेज है, सरकारी सेवाएं हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनको पब्लिक तक जो है पहुंचाना। खास तौर पे इसमें याद मतलब ध्यान रखा गया है पेपर वर्क को कम करना, मिनिमाइज करना, क्योंकि जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें पेपर वर्क बहुत होता है। इस फाइल को वहां पहुंचाओ, इस फाइल को वहां जमा करो, इस कागज को लेके आओ, ये सब चीजें ज्यादा होती थी, उसको कम करना जो है डिजिटल इंडिया का टारगेट है। बेनिफिशियरीज कौन होंगे? ऑल द विलेजेस and rural areas of the country have to be connected to the Indian internet network। अब इसमें डायरेक्टली कोई लाभार्थी नहीं होने वाला, लेकिन जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, विलेज है, गांव है, ग्राम पंचायत है, इनको जो है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट नेटवर्क से इनको जोड़ना जो है, इसका जोड़ना जो है इसमें एक तरह का लाभ का काम है। अब इसमें अगर आपको किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को पहुंचाना है लोगों तक, उनके पास नेटवर्क तो होना चाहिए ना, इंटरनेट नेटवर्क। तो पहला इसमें काम यह है कि सारे गांवों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने का काम इसमें मेन लाभ का है, या वही लोग लाभार्थी होंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। स्पेशल फैक्ट्स में आपको याद रखना है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं डिजिटल इंडिया को आइडेंटिफाई करने का, डिजिटल इंडिया को जो है एक तरह से इंप्लीमेंट करने का। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब यह है कि इसमें डिजिटल की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों के पास होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या फिर मोबाइल होना चाहिए। इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इसमें मिलनी चाहिए लोगों को। पहली बात, अगर मोबाइल ही नहीं होगा, लैपटॉप ही नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा, तो ये डिजिटल इंडिया का सपना वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी। तो लोगों में ये साक्षरता भी होनी चाहिए, ये जानकारी भी होना चाहिए कि वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन सुविधाओं को उपभोग कर सके, या उन सुविधाओं को जो है वो सीख सके या यूज कर सके। तो साक्षरता भी जरूरी है। डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मेन चीज ये है कि सेवाओं को डिजिटल तौर पे जो है प्रोवाइड करना, डिलीवर करना या वितरण करना भी जरूरी है। तो सुविधाओं को वितरित करना, वितरण करना, तो ये इन 3 मेजर कंपोनेंट का इसमें हाथ होता है। साथ ही साथ जो है इसके माध्यम से लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक टारगेट ये भी है कि लोगों में जो भ्रष्टाचार है, खास करके सरकारी ऑफिसेस में जिस तरह का लाल फीताशाही चलता है, उसको खत्म करना, लोगों में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करना, घूसखोरी को कम करना, ये सब भी इसका एक टारगेट है। इसके अलावा ई गवर्नेंस की बात आती है इसमें। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो भी सरकारी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से लोगों तक पहुंचे, सुविधाएं, योजनाएं, ये सब। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है डिजिटल इंडिया क्या है। तो याद रखना है, योजना नहीं है बल्कि अभियान है। पहली बात, कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है। तीसरा चीज इसमें पूछ सकता है कि इसमें जो है 3 कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। एक चीज ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका एक उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है इसके, इलेक्ट्रॉनिक
इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक। और दूसरा एक चीज याद रखना है, मिनिमाइज पेपर वर्क को कम करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिजिटल इंडिया से आपसे पूछा जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया। मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा दोस्त, है ना, जो मैं अभी मैसेज किया हूँ, क्लास इज लाइव, वो मेरा ही नंबर है, तो वहां से आप देख सकते हो। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया है 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। ओके, स्टार्टअप इंडिया का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन, इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ाना। मैं इसीलिए बोलता हूं यार, कई चीजें जो है आपका, कई लोग बोलते हैं ना कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश मीडियम, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कतें इसमें आती है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो नेचुरल चीज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके समझ में ही नहीं आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, कई शब्द ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करता है। इनोवेशन कहने से क्या है, वो न्यूज में रहता है, कुछ टेक्निकल चीज जो है आजकल न्यूज वगैरह में सुनने को मिलता है, आपके डिजिटल फॉर्म में आपको सुनने को मिलता है, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहती है, तो इसीलिए कई बार चीजें जो है मुश्किल हो जाता है हिंदी में ज्यादा, तो फिर उसको जो है, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे ट्रांसलेट करके या समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं आपको नवाचार नवाचार बार बार बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इनोवेशन बोलूंगा तो शायद कहीं ना कहीं आप सुने होंगे इस चीज को, तो आप उस चीज को समझो, कई बार आपका हेल्प करता है। खैर, इसमें लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको इक्वली जानने का समझने का हक है, तो अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बोल देना, मैं आपको दे दूंगा। खैर, नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन कंट्री, तो यहां पर जो है इनोवेशन को जो है नर्चरिंग करना, इनोवेशन को बढ़ाना, और साथ ही साथ स्टार्टअप्स को जो है यहां पर शुरुआत करना, देश में जितने भी स्टार्टअप सिस्टम है उसको जो है पोषण देना। नर्चरिंग का मतलब है यहाँ पे पोषण करना, स्टार्टअप को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, स्टार्टअप को यहाँ पे इनहांस करना, स्टार्टअप को यहाँ पे प्रमोट करना, ये इसका एक टारगेट है स्टार्टअप इंडिया का। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशल फैक्ट में आपको याद रखना है, इसके लिए जो फंड रेज करने के लिए जो इनिशियल में अभी तो बहुत सारे बैंकों को इसमें वो कर दिया है, टाई अप कर दिया है, लेकिन इनिशियली जब ये स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम में जो मेजर फंड रेज करने के लिए जो सोर्सेस थे उसमें से एक नाम आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिडबी के नाम से जानते हैं, और ये स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है, याद रखना है सिडबी क्या है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सिडबी का फुल फॉर्म यही है, तो इसको याद रखना है, सिडबी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है यहां पर मेक इन इंडिया, इन तीनों को एक साथ रखने का रीजन ये है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये लगभग लगभग सेम टाइम में शुरू हुआ था और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और इससे आज भी क्वेश्चन बनता है। तो मेक इन इंडिया 2014 में हालांकि शुरू हुआ था, तो इसका जो लॉन्च डेट है वो 25 सितंबर सन 2014 है। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, तो कुल मिलाकर के ये एक तरह का निवेश स्थल बनाना जो है, बेहतर निवेश स्थल बनाना इसका एक टारगेट है। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, निवेश स्थल, ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इसमें जो है एक तो वैश्विक डिजाइन कन्वर्ट करना, वैश्विक डिजाइन बनाना, मतलब कि अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सेक्टर से ऐसे डिजाइन तैयार करना जो कि, आवाज कट रही है अभी भी कि अभी आ रही है? अभी क्लियर है आवाज? चलो आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं कि यहां पर जो है मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट,
तो देखो बाहर से जो लोग हैं, बड़े बड़े जो जितने भी बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनके लिए एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रिएट करना जो कि आसान हो यहाँ पर आकर के अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग बिजनेस में जो है उनको इन्वेस्ट करना। तो इसीलिए जो है भारत में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया ताकि विदेशी निवेश यहाँ पे बढ़े, विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़े। तो इसीलिए इसका पहला काम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल डिजाइन, ऐसे डिजाइन तैयार करना जो ग्लोबली पॉपुलर हो, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी जो है इन डिजाइन का जो है मांग बढ़े। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, एक ऐसा सेंटर बनाना, एक ऐसा एरिया बनाना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रमोट किया जा सके। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है विनिर्माण। ठीक है, अब विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। तो कई बार होता है यार ये चीज, विनिर्माण बोलोगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विनिर्माण हालांकि हिंदी का ऐसा शब्द है, निर्माण का मतलब है किसी भी चीज को बनाना, और विनिर्माण का मतलब है कोई बने हुए चीजों को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके कुछ नया चीज बनाना, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना या विनिर्माण करना। मुझे याद है मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वहां पे एक शब्द आया था अवस्थिति। कोई मुझे बता सकता है अवस्थिति का मतलब क्या है? जिसको भी पता है बताओ जल्दी से, अवस्थिति क्या चीज होता है? हम आगे बात करते हैं सेलियन फीचर। इसका जो मेन फीचर है वो है द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर। 4 स्तंभों में जो है ये बेस्ड है, आधारित है समझो। 4 अलग अलग स्तंभ। कौन कौन से 4 स्तंभ है इसमें याद रखना है। पहला है न्यू प्रोसेसेस, अलग अलग नई नई जो है प्रक्रियाएं को डेवलप करना, नए नए तरीके खोजना। दूसरा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए जो है सुविधाएं डेवलप करना, नए नए जो है अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अवसंरचना। न्यू थिंकिंग, नई सोच को जो है डेवलप करना। और साथ ही साथ में इसमें एक लोगो के बारे में बात की गई है। लोगो मतलब आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, लोगो जो होता है वो, ठीक है, सिंबल जिसको बोलते हैं। मेक इन इंडिया लोगो इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेशनल एम्ब्लेम। तो आप लोग जो ये वाला लोगो है ये बहुत फेमस हुआ है, तो इसमें नेशनल एम्ब्लेम से जो है ये एक तरह से बोलना चाहिए कि प्रभावित है समझो। इसमें जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का जो है सहारा लिया गया है। तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक पहिया, अलग अलग पहिए लगे हुए हैं। तो इन पहियों से, हालांकि इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत सारे यहाँ पे व्हील्स से बने हुए हैं। ये बेसिकली ये व्हील्स जो है हमारे गतिशीलता को या चलते रहने की जो आकांक्षा होती है, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, इस चीज को शो करता है। इसके अलावा ये शेर के शेप में है। तो शेर क्या दर्शाता है? बेसिकली ताकत का, पावर को, है ना, इंसान के साहस को, इवन उसके नॉलेज को भी जो है वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये शिकार को खोजता हुआ शेर है समझो, एक तरह से अपने शिकार को खोज रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर मेक इन इंडिया के लोगों में आपको दिखेगा। तो याद रखना है इसके सेलिएंट फीचर में 4 चीजों को ध्यान रखना है। न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सोच या न्यू थिंकिंग, और एक है आप यहाँ पर एक न्यू लोगो बोल सकते हो, अबाउट द लोगो। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जो इसमें आधारित है। मेक इन इंडिया में ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल किया गई है, इसका मुख्य फीचर क्या है, या उसके एक तरह से बोल सकते हो उद्देश्य क्या है इसका। तो इसमें एक चीज याद रखना है कि ये नए इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रिएट करना, वैश्विक डिजाइन क्रिएट करना, एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भारत देश को विकसित करना, इन तमाम चीजों से क्वेश्चन पूछता है। अवस्थिति का मतलब है लोकेशन। चलो यहां पर इसका कुछ काम नहीं है। मेरे ख्याल से लोकेशन शब्द हर किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन अवस्थिति समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम, एक्चुअली में जो है ये प्रोग्राम जो है जितने भी श्रमिक वाले जो कानून थे उनको उनके स्थिति में सुधार करने के लिए लाया गया था। और साथ ही साथ एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज वगैरह में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि किसी भी जगह में बिजनेस करने के लिए उसका जो भी प्रोसेस है उसको इजी बनाना, कितना आसान है वो। तो इसका स्कोर जनरेट किया जाता है हर साल
अलग अलग देशों का भी और हर देश के अलग अलग राज्यों का कि किस स्थान पे कोई भी नया बिजनेस शुरू करना कितना आसान है या कितना कठिन है, इस चीज को शो करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 16 अक्टूबर 2014 को। 16 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द लेबर लॉज, जितने भी श्रमिक कानून हैं इसको इम्प्रूव करना, इनमें सुधार करना। एंड देयर कंप्लायंस, तो उसका मतलब यह है कि उसको कंप्लायंस का मतलब है अनुपालन करना, उसके जो उद्देश्य है वो है श्रम कानूनों में और उनके अनुपालन में सुधार करना। ये किस तरह से इसको अनुपालित किया जा रहा है, किस तरह से इसका अनुपालन हो रहा है। तो श्रमिक कानूनों में सुधार करना, उसके अनुपालन में, या एक तरह से बोल सकते हो इसका इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करना कि कितने सही तरीके से उसका पालन किया जा रहा है, इस चीज को एक तरह से रिवाइज करना। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया, इंडिया में श्रमिकों की स्थिति को, उनकी दशा को सुधारने के भी उद्देश्य से ये प्रोग्राम लाया गया। हार्नेसिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री, लोगों में एक तरह से बोलना चाहिए कि हमारा भारत देश क्या है, जनसंख्या में सबसे आगे है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या की लाभांश बोला जाता है इसको, तो इसको बेहतर तरीके से यूज करना, हार्नेस करना, उसको उपयोग में लाना, लोगों की जनसंख्या को काम में लाना। कुल मिला के ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो मैन पावर है उसको बेहतर तरीके से जो है पावर में लाना, उसको बेहतर तरीके से यूज में लाना, मैन पावर को बेहतर तरीके से यूज करना। इसी सब चीजों को टारगेट बना करके दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम शुरू किया गया था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनहांस करना, इंक्रीज करना, कि आसान बनाना, हमारे देश में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बिजनेस को इंप्रूव करना, बिजनेस करने के तरीके को इंप्रूव करना, और बिजनेस करने के लिए जो सुविधाएं हैं उसको इंप्रूव करने के लिए ये कानून लाया गया। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना यार, क्वेश्चन क्या पूछता है, जनरली आपसे पूछ सकता है कि भारत में श्रमिक कानूनों के सुधार के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो जनरली याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम। सीधा सीधा इसका आंसर बनता है, बहुत ज्यादा मतलब की योजनाएं इसमें लॉन्च नहीं किया गया, हालांकि है जरूर, लेकिन जो सबसे ज्यादा अभी के डेट में प्रचलित है वो है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। तो जब भी श्रम कानून की बात आएगी, श्रमिकों की स्थिति की बात आएगी, तो ये योजना का नाम आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY बोला जाता है इसको। तो लॉन्च किया गया था इसको 28 अगस्त 2014 को। इनिशियली जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत पॉपुलर हुआ था, जब ये शुरू बार ये लाया गया था। तो ये 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें खास बात क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, एक तरह का बोलना चाहिए वित्तीय समावेशन का जो है ये प्रोग्राम है, वित्तीय समावेशन। तो समावेशन का मतलब ये है कि लोगों को शामिल करना, समावेशन का सीधा सीधा एक तो शाब्दिक अर्थ है लोगों को शामिल करना। अब किसमें शामिल करना है? फाइनेंशियली उनको शामिल करना है। वित्तीय समावेशन मतलब भारत की जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें गरीब लोगों का या जो पिछड़े लोग हैं उनका क्या योगदान है, तो उनको शामिल करना वित्तीय समावेशन। और इसके लिए करना क्या है? हर एक व्यक्ति का एक उनका सेपरेट व्यक्तिगत तौर पे एक खाता होना चाहिए। तो इसमें टारगेट रखा गया प्रत्येक भारतीय का अपना एक खाता होना चाहिए, वो कुल मिलाकर के खाता धारक या पर्सनल बैंक अकाउंट होल्डर होना चाहिए वो, ठीक है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया। एवरी इंडियन शुड हैव हिज ओन पर्सनल बैंक अकाउंट, चाहे वो कितना भी गरीब हो। और इसमें जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि जीरो बैलेंस पे जो है अकाउंट खोलने का इसमें सुविधा देती है गवर्नमेंट। सो पर्सन कैन ओपन अ बैंक अकाउंट विथ जीरो बैलेंस। पहले क्या होता था, ज्यादातर अकाउंट में 500 रुपया देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जीरो बैलेंस पे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। अब इस बैंक अकाउंट में जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो मनरेगा का वो हो, किसी भी तरह का आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है अगर ये बैंक अकाउंट आपने खुलवाया। इसके अलावा जो है यहाँ पर पेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है,
इसके अलावा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे दुर्घटना वगैरह होता है तो उसके लिए लगभग 1 लाख रुपए तक का जो है इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके अलावा एक डेबिट कार्ड भी जो है उस टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया, रुपे डेबिट कार्ड। तो रुपे डेबिट कार्ड भारत का अपना डेबिट कार्ड है, तो ये जो है दिया जाने लग गया उस मतलब कि बैंक अकाउंट के साथ में मर्ज करके। तो ये भी पूछता है कई बार कि रुपे डेबिट कार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया, किस योजना के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखना है, रुपे डेबिट कार्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक अभिन्न अंग माना जाता है और उसी टाइम में जो है इसको शुरू किया गया। साथ ही साथ इसमें याद रखना है 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट यहां पर खोला गया था पहले ही दिन में। जिस दिन इसको लॉन्च किया गया उसी दिन जो है, ये रिकॉर्ड है ना अपने आप में, एक साथ जो है इस योजना में शुरू दिन में ही ये इतने सारे अकाउंट खोले गए थे, 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट। ठीक है, द लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम, फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपया तक का इसमें दिया जाएगा, वॉज गिवन टू द ईच अकाउंट होल्डर। हर एक अकाउंट होल्डर की बात है ना, फैमिली की बात नहीं है, हर एक अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी या बीमा भी इसके तहत दिया जाएगा। तो क्या क्या बातें पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुआ। टारगेट में याद रखना है एक वित्तीय समावेशन के लिए इसको शुरू किया गया और पर्सनल बैंक अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए। तो एक चीज याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए वित्तीय समावेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम किस योजना के तहत आता है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है। आपसे बोल सकता है कि रुपे डेबिट कार्ड किस योजना के तहत लाया गया, तो वो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाया गया। पहले ही दिन में रिकॉर्ड कितना अकाउंट खोला गया, तो 1.5 करोड़ अकाउंट खोला गया। साथ ही साथ आपसे बोल सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने रुपये का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है, तो 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और इसमें बोला जा सकता है कि वर्तमान में कितने जो है बेनिफिशियरीज जो है इसमें बैंक में है। तो याद रखना है लगभग 50 करोड़, 50.09 है हालांकि, लेकिन बस आप 50 करोड़ याद रखना। 50 करोड़ जो है बेनिफिशियरीज बैंक इसमें जो है बैंक अकाउंट जो है खास करके लगभग इसमें 50 करोड़ लोगों का अकाउंट अभी तक टोटल खोला जा चुका है। तो ये एक अभी का डेट है ना, ये मतलब 2023 अगस्त का डेट है, ये मतलब वो है। हो सकता है कि ये 2 महीने बाद बदल जाए या 1 महीने बाद बदल जाए। तो फिलहाल का जो अगस्त 2023 का डेटा है उसके हिसाब से 50 करोड़ और लगभग 90,000 अकाउंट खोला गया है, लेकिन 50 करोड़ मोटा मोटी आपको याद रखना है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें 8 लाख बैंक मित्र जो है इसमें हर एक ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो ये बैंक मित्र क्या होते हैं, जब आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो उस टाइम में आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए या आपको गाइड करने के लिए कुछ लोगों को उसमें रखा गया है जो कि बैंक मित्र के नाम से काम करते हैं। तो लगभग 8.50 लाख मतलब 8.5 लाख जो है बैंक मित्र इसमें काम करते हैं, जो आपका हेल्प करते हैं। जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो महिलाएं हैं उनको गाइड करने के लिए 8.5 लाख बैंक मित्र भी कार्यरत हैं। साथ ही साथ घरों में जा करके लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सब काम भी बैंक मित्र के द्वारा किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए वर्तमान में कितने बैंक मित्र जो है काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। तो 8.5 लाख याद रखना है। कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं, तो 50 करोड़ लगभग अकाउंट खोले जा सकते हैं, है ना। चलो आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये मुद्रा योजना भी बहुत पॉपुलर हुआ था और मुद्रा योजना जो है शुरू किया गया 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू किया गया और ये योजना जो है एक तरह का लोन प्रोवाइड करता है आपको। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है मेनली जो है इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक को जो है आपको लोन दिया जाएगा इसके तहत टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज। छोटे उद्योग जो छोटे या लघुत्तम जो उद्योग होते हैं उनको, जो कॉर्पोरेट ना हो, कॉर्पोरेट का मतलब है बड़े उद्योगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो छोटे उद्योगों को इनहांस करने के लिए उनको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट देने के लिए जो है लोन प्रोवाइड करता है लगभग 10 लाख तक का, है ना। तो मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट नेमली शिशु
किशोर एंड तरुण, मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे लोन का सिस्टम, किस शिशु नाम के एक लोन सिस्टम है, किशोर नाम का और एक तरुण नाम का, है ना। और इसके लिए जो है किसी भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को जो है डेवलप करने के लिए, उनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए ये शुरू किया गया। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, शिशु के अंतर्गत, अब यार पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप नहीं दिखाई देगा तो मैं बता देना, बता देना आप। शिशु में जो है 50,000 तक का जो है लोन दिया जा सकेगा, पहला चीज हो गया। किशोर लोन सिस्टम के अंतर्गत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक रुपया का जो है लोन दिया जाएगा। और तरुण में जो है आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे जो है 50K तक का, 50,000 तक का, यहाँ पे 50K से लेकर के 5 लाख तक का, और यहाँ पे जो है 5 से लेकर के 10 लाख तक का जो है लोन दिया जाएगा तरुण में। अब देखो इस योजना में खास तौर पे आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधा सीधा ये पूछ देता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु के अंतर्गत या शिशु सिस्टम के तहत कितना लोन दिया जा सकेगा। तो आपको बस यही याद रखना है, मेन चीज ये है कि शिशु के अंदर कितना, किशोर लोन सिस्टम के अंदर कितना, और तरुण लोन सिस्टम के अंदर कितना रुपया का लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो शिशु को लोन दिया नहीं दोस्त, शिशु को लोन नहीं दिया जाएगा। एक्चुअल में क्या है, शिशु का मतलब वो इंडस्ट्रीज हैं जो अभी बच्चे की तरह है, जो अभी बिल्कुल बच्चे हैं, उनको ज्यादा उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। तो उन बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 तक का। तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया है शिशु लोन सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे इंडस्ट्री जो बहुत अभी बच्चे की तरह है, अभी ज्यादा उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी जो मतलब वो हैं इंडस्ट्रीज हैं या ऐसे उद्योग हैं जो बिजनेस थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, छोटे बच्चे से थोड़ा किशोर अवस्था में जा चुका है, तो उनको तो कहने का मतलब है कि बच्चे को कितना खाना चाहिए, उनको खाना चाहिए बेबी फूड, तो उसमें खर्चा थोड़ा सा कम रहेगा। हालांकि यार इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करोगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेबी फूड बहुत महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझो कि बच्चे कितना ही खा लेगा, थोड़ा सा खाएगा तो उसको कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप किशोर हो जाओगे, थोड़े बड़े होगे, तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर पिताजी का पूरा हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम में उसको बहुत महंगे महंगे सामान चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कपड़े चाहिए, बाइक चाहिए, तो उसके लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन चाहिए उसको। तो बस इसको इसी तरह से रिलेट करना, शिशु है तो कम खर्चा 50,000, थोड़े बड़े हुए तो 50 से 5 लाख, और बहुत बड़े हो गए तो ज्यादा खर्चे हो गए तो 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा इसमें। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर अमृत योजना। अमृत योजना जो है, इसका फुल फॉर्म आपको कई बार पूछ देता है एग्जाम में, मतलब मैंने कितने एग्जाम देखा है जिसमें अमृत योजना का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका याद रखना है, अमृत योजना का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कई बार पूछा है तो इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे लॉन्च डेट इसका याद रखना है, 25 जून सन 2015 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। बस इस एक शब्द को याद रखोगे तो आपका काम बन सकता है, बुनियादी सुविधाएं। अब बुनियादी सुविधाएं होता क्या है, बेसिकली बुनियादी सुविधाएं का मतलब है जल, उस गंदगी का निपटारा करने के लिए इंसान को, मतलब जो भी बेसिक आपको पीने का पानी है वो मिलना चाहिए, वाटर सप्लाई आपके घर में होना चाहिए, सिवरेज होना चाहिए, मतलब बेहतर निपटारा होना चाहिए जो भी गंदगी है उसका। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट, मतलब शहरी जो है परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिए। अब देखो इसमें जो है बेसिकली उन एरिया को शामिल किया गया है जो कि लगभग 1 लाख या उससे अधिक आबादी या पॉपुलेशन जहां पे है, उस पे 500 जो छोटे बड़े शहरे हैं उनको जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जैसे कुछ पहाड़ी इलाका है, कुछ आइलैंड वगैरह है, या टूरिस्ट प्लेस वगैरह है, उनको जो भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के बेसिक सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है अमृत का, इसीलिए इसको रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अर्बन का मतलब है शहरी, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों को ट्रांसफॉर्म करना, बेहतर बनाना। क्रिएटिंग एमिनिटीज इन सिटीज, ठीक है, शहरों में जो है सुविधाएं प्रोवाइड करना, साथ ही साथ दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल, उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाना, विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, स्पेशली जो है गरीब लोगों को और वंचित लोगों को जो है इसमें
टारगेट करके, ध्यान में रख करके जो है इस पूरे सुविधा को या पूरे योजना को जो है इम्प्लीमेंट करना इसका टारगेट है। ठीक है, खास तौर पर किनके, गरीब और वंचित वर्ग को जो है इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे। देखो इसको 500 सिटीज में जो है इंप्लीमेंट किया गया है, तो बेसिकली 500 सिटीज को जो है इसमें पहले शामिल किया गया, और जिसका इसमें मेन बेनिफिशियरीज वो सारे शहर हैं जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और जहां पे सुविधाओं की कमी है, पीने की पानी वगैरह का, गंदगी का निपटारा वगैरह का, सीवरेज वगैरह नहीं है, और साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्ट की सुविधा ठीक नहीं है, उनको जो है इसमें मेन चीज शामिल करना है। मतलब शहर में गरीब लोग रहते हैं, हाँ बेसिकली वही है यार, मतलब शहर में ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जिसके पास, जो एक तरह से बोल सकते हो कि झोपड़पट्टी में है या फिर उनके पास रहने का जगह नहीं है, जल की सुविधा नहीं है, उनको बेहतर जीवन जीने का एक अधिकार देने का रूप में जो है इसको लाया गया है। अब जिनके पास शहरों में सुविधाएं हैं उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शहरों में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिनके पास पानी तक नहीं है पीने के लिए, जिनके पास सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, गंदगी में रहने से उनकी बीमारियां बढ़ती है, डेथ हो सकती है। तो उन चीजों को कम करने के लिए शहर के गरीब लोगों को एक तरह का अमृत योजना, अमृत की तरह है उनके लिए। अब शहर में झोपड़पट्टी में रहना मतलब जहर खाने के समान है भाई, है ना, तो उनको अमृत देना ताकि वो जिंदगी जी सके अपना बेहतर तरीके से, तो बुनियादी सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए। अब योजनाएं जो है कागजों पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जाते जाते इसकी हालत खराब हो जाती है, तो ये एक दिक्कत है हमारे देश में, अदरवाइज योजनाएं तो ढेर सारे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट है आज के लिए, फिर कल से हम लोग 2020 से 2023 तक के और कुछ स्टेट्स वगैरह के जो बेसिक और फेमस योजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, देखो हालांकि ये 24 सितंबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको डिक्लेयर किया था कि आने वाले 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता मिशन चलाएंगे करके, है ना, लेकिन लॉन्च जो हुआ था वो 2 अक्टूबर सन 2014 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखना इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंक सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये मिनिस्ट्री का नाम आपको याद रखना है, ये कई बार पूछता है, क्योंकि हम लोग कई बार स्वच्छता मंत्रालय ऐसे बोल सकते हैं या जल मंत्रालय ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा इसका ये पूरा मतलब डिपार्टमेंट का नाम पूछ देता है। तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये नाम है इसका, है ना। और 2 अक्टूबर 2014 जो है बेसिकली किस दिन होता है, महात्मा गांधी का जयंती होता है इस दिन, ठीक है, तो उसी दिन को औपचारिक रूप से जो है इसको शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन तो ऑब्जेक्टिव है टू ड्राइव अवेयरनेस, लोगों में स्वच्छता के प्रति एक तरह का अवेयरनेस फैलाना, अमंग द पीपल टू रिमूव इंक्रोचमेंट फॉर द क्लीननेस, तो क्लीनलीनेस को जो है इनहांस करना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को एक तरह से जागरूक करना इसका मेन टारगेट था। क्लीन रोड्स एंड स्ट्रीट, लोगों में क्लीननेस को बढ़ाना, रोडों को साफ करना, स्ट्रीट को साफ रखना, इसके लिए लोगों में एक तरह का अवेयरनेस देना ही स्वच्छ भारत मिशन का पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है टू प्रोवाइड टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू रूरल एंड रिमोट एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ इलाकों में जो है टॉयलेट की व्यवस्था करना, टॉयलेट बनाना उनके लिए, ताकि बाहरी जो शौच जो लोग जाते हैं उनको रोका जाना, ओडीएफ फ्री करना, एक्चुअल में जो है लोगों में जो है बाहरी शौच को जो है कम करना, या लोगों में एक तरह से अवेयरनेस फैलाना ताकि वो टॉयलेट को यूज करे। तो ये टॉयलेट बनाने का भी इसमें टारगेट रखा गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। टारगेट क्या था इसमें, जो इनिशियल टारगेट था, हालांकि वो 2 अक्टूबर 2019 तक जो है जितने भी ग्राम पंचायत है, विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, उसको डिक्लेयर करना ओडीएफ के तौर पे। ओडीएफ का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, ओडीएफ का फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कि जो खुले में शौच है उससे फ्री करना, खुले में शौच से जो है फ्री करना, खुले में शौच ना जाए, लोग टॉयलेट के यूज करें, इसके लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन के 2 अक्टूबर 2019 तक का टारगेट रखा गया। हालांकि ये टारगेट हुआ नहीं कंप्लीट, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। खैर अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ओडीएफ फ्री हो चुके हैं और सबको ओडीएफ वगैरह का जो है सर्टिफिकेशन भी हुआ है, तो मैं आगे उसमें बात करूंगा।
इसमें जो है ये कंट्रीब्यूशन को हटा देने यार, इसको, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल फैक्ट है यहाँ पे, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द निर्मल भारत प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। एक चीज याद रखना है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था निर्मल भारत प्रोग्राम, तो ये जो निर्मल भारत प्रोग्राम है इसी को बंद करके इसको रिप्लेस किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तौर पे। तो निर्मल भारत प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम, तब शायद इतने ज्यादा जो है वो फेमस नहीं हुआ था, या लोगों तक कहीं ना कहीं अवेयरनेस में उतना ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लेकिन जब ये स्वच्छ भारत मिशन चला तो इसको बड़े तौर पे जो है इसको शुरू किया गया, न्यूज चैनल में इसी की बातें होने लगी और बहुत ज्यादा जो है इसका नाम हुआ और लगभग सक्सेस भी मिला इस फील्ड में। अगर देखा जाए तो भारत में बहुत ज्यादा जागरूकता तो आई है, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के बाद की स्थिति को देखें तो। ठीक है, चलो इसमें हम एक जो है हर साल सर्वे करवाता है गवर्नमेंट, तो इस सर्वे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। तो सर्वे जो रिपोर्ट जो है 2022 के लिए आया था, उसमें जो है कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे क्लीन सिटी के बारे में बार बार पूछता है, भारत में जो है क्लीन सिटी कौन सा है, क्लीन स्टेट कौन सा है। तो एक तो आपको याद रखना है कि सबसे बेस्ट इसमें स्टेट अवार्ड का जो है वो गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट का अवार्ड गया है इस सर्वे 2022 में। ठीक है, अभी का रिपोर्ट आएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगा, सितंबर में ही आ जाता है, लेकिन ये पिछला रिपोर्ट है सर्वे 2022 के हिसाब से। मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें तमिलनाडु जो है सेकंड पोजीशन पे रहा, और थर्ड पोजीशन पे रहा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ये तो स्टेट की बात हो गई, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ को आपको याद रखना है, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे रहा है, बेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन दिस सर्वे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लीन सिटी की। अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट सिटीज मिशन चालू किया गया था, और इसमें जो है इंदौर ने जो है पिछले कई सालों से 6 टाइम है जब एक साथ जो है लगातार जो है छठी बार जो है इंदौर इसमें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है। ठीक है, ये 6th टाइम है, छठवीं बार है, और वो भी लगातार छठवीं बार है। तो इस चीज को याद रखना है। अभी जो है वर्तमान में इंदौर इस पे टॉप पे है। ठीक है, अब कोई बता सकता है मुझे सेकंड रैंक पे कौन होगा? न्यूज सुनते होगे तो जरूर पता होगा, है किसी को आइडिया? चलो मैं बता रहा हूं। देखो, हालांकि इसमें ना जो बहुत अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन बड़े शहरों में अगर हम बात करें तो इंदौर फर्स्ट में रहा। इसके अलावा क्या करता है ना गवर्नमेंट जो है, अलग अलग पॉपुलेशन के बेस पे, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर मान लो 1 लाख है तो 1 लाख पॉपुलेशन है, उसके अलावा से अलग रिलीज करता है। उसके अलावा जिस एरिया में पॉपुलेशन 5 लाख है तो उसमें अलग वो करता है, ऐसे करके पॉपुलेशन बेस्ड भी जो है रैंक निकालता है। लेकिन आप हर की चीज को याद नहीं रख सकते, या हर चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली जब आप बात करते हो क्लीनेस्ट सिटी की तो इंदौर आता है। इसके अलावा सेकंड में जो है इस साल सूरत जो है, सूरत गुजरात इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा। तीसरे में नवी मुंबई, ये जो है क्लीनेस्ट सिटी में जो है थर्ड रैंक पे रहा, नवी मुंबई। ठीक है, चौथे पोजीशन पे अंबिकापुर, जो कि चौथे पोजीशन पे रहा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, ये गुजरात में है। इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र, और अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो एटलीस्ट ये 4 आप याद रख सकते हो। अगर आप पांचवा भी याद रखना चाहो तो मैसूर जो है इसमें
5th पोजीशन पे है, लेकिन मैं बोलता हूँ टॉप 4 या टॉप 3 तक आपको कम से कम याद रखना है। तो क्लीनेस्ट सिटी में जो है, अगर आपसे ये भी बोले कि 2023 तक बोले तब भी इसका आंसर यही है, क्योंकि अभी तक 2023 का लेटेस्ट डेटा नहीं आया है। तो बेसिकली 2022-23 करके भी पूछ देता है, तो इस चीज को याद रखना है। जो लास्ट डेटा आया था वो सितंबर 2023 में आया था, तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है। मैसूर कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटका में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली है बात। अगर आपसे पूछे ओडीएफ प्लस विलेजेस कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, ओडीएस ओडीएफ प्लस, इसका मतलब ये है कि जो है आपके खुले में शौच से जो मुक्त है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है जिस एरिया, जिस क्षेत्र का जो है बोलना चाहिए कि जो शौच मुक्त हो गए हैं, उसको ओडीएफ प्लस जो है रैंकिंग जो है देना शुरू किया। तो अभी तक लगभग गवर्नमेंट के थ्रू जो है, या जो सैनिटेशन के मामले में जो एक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें लगभग 50% जो विलेज है वो अब ओडीएफ प्लस के कैटेगरी में आता है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 माना जाता है इसको, तो इसको 2.0 भी कह देते हैं। तो इसके तहत आपको याद रखना है कि लगभग लगभग 50% जो गांव है आज के डेट में, 50% जो विलेजेस हैं वो ओडीएफ प्लस के कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है अभी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, ओडीएफ प्लस कितने गांवों को अभी माना जाता है। तो लगभग लगभग ये जो है 50% को इसमें माना गया है। अब इसके लिए नया जो टारगेट रखा गया है वो 2024-25 तक का टारगेट रखा है, ताकि 100% जो गांव है वो ओडीएफ प्लस के कैटेगरी में आ जाए। अब इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में इसमें आपको याद रखना है तेलंगाना। तेलंगाना है जो 100% ओडीएफ प्लस के कैटेगरी में आता है, तो ये टॉप कर रहा है इस लिस्ट को। इसके अलावा जो है अभी कर्नाटका है जो कि 99.5% ओडीएफ प्लस के कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरे पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, जो कि बिग स्टेट की बात कर रहे हैं ना, बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये लगभग 95% के साथ में ये ओडीएफ प्लस कैटेगरी में इसको रखा गया है। और भी बहुत सारे हैं जो कि इसमें रखा गया है, जैसे कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जो है अंडमान निकोबार वाला जो है ये सबसे ऊपर है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसमें सबसे टॉप पे है, तो इसको एक याद रख सकते हो आप। तो देख ले, आपको स्वच्छता स्टेट में याद रखना है, मध्य प्रदेश टॉप पे है। स्वच्छता सिटी की बात करें तो क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर, और आप सूरत को याद रख सकते हो टॉप 2 में, या चाहो तो टॉप 3 में नवी मुंबई तक याद रख सकते हो। ओडीएफ प्लस में तेलंगाना टॉप पे है यहाँ पे, कर्नाटका सेकंड में है, और उत्तर प्रदेश जो है 3rd रैंक में है। ये भारत सरकार का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अब ओडीएफ कैटेगरी में तो ही आ गए हैं। अभी ओडीएफ अब नहीं पूछ रहा है, अब जनरली जो है ओडीएफ प्लस कैटेगरी पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अब राज्य हैं जो कि लगभग लगभग 100% ओडीएफ में चले गए हैं। लेकिन ओडीएफ प्लस की अगर हम बात करें, मतलब कि बिल्कुल भी शौच नहीं है खुले में, साथ ही साथ जो है टॉयलेट की देखरेख अच्छा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया को मान करके ओडीएफ प्लस जो है रैंक निकाला गया है। चलो, आई होप आप लोग को आज के जितने भी योजनाएं हैं वो समझ में आया होगा, एक बार देख लेना। मैं जो है आप लोग को इसका जो कल का वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, और अगर आज का होता है तो शाम तक इस वीडियो को भी आप लोग के फोल्डर में डाल दूंगा। अदरवाइज एक बार और देखना है तो आप लाइव सेक्शन से 1 घंटे बाद देख सकते हो। ठीक है, रही बात हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो जिन लोग को हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तुरंत नहीं दे पाऊंगा लेकिन 1-2 दिन में दे दूंगा आप लोग को। चलो, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग आगे की कुछ नई योजनाएं और स्टेट बेस्ड कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है।